गुड मॉर्निंग। ये सेकंड लेक्चर है यूनिट 2 के लिए सिंगल फेज एसी सर्किट्स में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लास्ट इस पॉइंट से हमने शुरू करना था फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल क्वांटिटीज। अब हम देखेंगे कि ये फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। एक्चुअली ये एक प्रेजेंटेशन है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसमें कि ये जो एसी साइन वेव आपको दिख रहा है, ये एसी साइन वेव को हम एक फेजर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको ये समझ सकते हैं कि एक ये पॉइंट है जो कि जीरो से लेके ऐसा मूव करता हुआ कुछ अपना 360 डिग्री कंप्लीट करता है। अगर फेजर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम ये जो एरो दिख रहा है आपका, या हम अगर इसे देखें, मैं इसे ये वाला, ये कंप्लीट, ये अपने आप में एक फेजर रिप्रेजेंटेशन है ओ से लेके ए तक। ओ से लेके ए तक को हम ये मान सकते हैं ये एक यूनिट वेक्टर है जिसकी लेंथ क्या हो सकती है, या तो आरएमएस वैल्यू ऑफ ये साइनसोइडल वेव फॉर्म हो सकती है, या इसकी ये पीक वैल्यू हो सकती है। जनरली हम इसकी आरएमएस वैल्यू लेके चलते हैं, तो आरएमएस वैल्यू इसकी लेंथ हो गई। और वो कैसा एक फेजर है जो कि ये जीरो से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा रोटेट कर रहा है। और देखिए पोजिशनिंग भी दी हुई है, ये इसकी जीरो पोजीशन है, ये 1, ये 2, ये 3, हम जो चाहे वैसी पोजीशन ले सकते हैं। देन 4, 5, 6 एंड सो ऑन पहुंचते हुए 12th पोजीशन तक वापस आ रहा है। और ये जितने एंगल से मूव कर रहा है उसे हम ये थीटा, ये बढ़ता चला जाएगा। और जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है उसे हम ओमेगा कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इससे हम कैसे आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक फेजर है जीरो से ओ से लेके ए तक का। ओ से लेके ए फेजर अगर ये इस पोजीशन पे है, मान लीजिए जीरो पोजीशन पे है, तो हम इसी को अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर हमको ये वेवफॉर्म का 0th पॉइंट मिलेगा। अब मान लीजिए कि ये फेजर जो है 1 पॉइंट पे है, यानी पोजीशन 1 पे है, तो पोजीशन 1 पे इस साइनसॉइडल वेवफॉर्म की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम देखते हैं कि क्या इसमें आप देखेंगे ये 1 से लेके हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींच दे रहे हैं। और आप देखेंगे ये नियर अबाउट आपके ये 1 जो यहाँ पर दिख रहा है, ये 1 लाइन पे उसकी वैल्यू बता देगा इस फेजर की। ये जो 1 ए ओ ए जो फेजर है वो जब पोजीशन 1 पे है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग हमने लाइन खींची, तो आप देखेंगे जब ये वेवफॉर्म बढ़ा तो कहाँ तक पहुंचा, ये एग्जैक्ट ये 1 पॉइंट तक पहुंचा। अब मान लीजिए 2 तक पहुंचना है, तो 2 में देखिए ये 2 है, और 2 में अगर हम इसको खींचते हैं तो ये 2 को मिलाते हैं तो ये देखिए एग्जैक्ट ये लगभग लगभग 2 तक आपको पहुंचा दे रहा है। और इसी तरीके से 3 में देखेंगे तो ये पीक जाके ये 3 बता देगा। तो पोजीशन 3 जो है वो 90 डिग्री की पोजीशन है। ये जो आपके फेजर जो ओ ए है वो ये 0 से लेके 90 डिग्री ट्रेवल कर चुका है। अब हम लोग इसको अगर मैथमेटिक्स में रखेंगे तो हम क्या रखते हैं, अगर ये वोल्टेज है तो वी एम साइन ओमेगा टी इसकी वैल्यू रहती है, जैसे ये लिखा हुआ है वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी की वैल्यू जो हम जो चेंज करते जा रहे हैं, पहले जीरो रखे, ये जो जीरो था तो उसमें क्या वैल्यू मिल रही थी वोल्टेज की, जीरो। वैसे ही वी एम साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमने क्या रखा, ये थीटा की वैल्यू जो चल रही है, ये जो थीटा की वैल्यू, जैसे जैसे आप ये यहाँ पर मूव कर रहे हैं थीटा से, थीटा इक्वल्स 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, वैसे ही ये आप इधर से पढ़ेंगे तो थीटा इक्वल 10 डिग्री, 20 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और फर्दर मूव होके 180 डिग्री, 270 डिग्री, एंड लास्ट में हम पहुंच रहे हैं 360 डिग्री। तो यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे, थीटा जो चालू होकर 90 पे पहुंचता है, फिर 180 डिग्री पहुंचता है, 270 पहुंचता है, और ये फेजर जो है वो 360 कंप्लीट करता है। और उसी के करस्पॉन्डिंग ये 1, 2, 3, 4 पोजिशनिंग जो वेव फॉर्म में दे दी गई है। और अगर फेजर में देखेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 करते हुए ये 12 पोजीशन यहाँ तक पहुँच गया है। तो फेजर एक रिप्रेजेंटेशन है, एक वे है जिससे कि हम किसी भी वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चाहे तो ये वेव फॉर्म बना दीजिए या फेजर फॉर्म बना दीजिए। तो न्यूमेरिकल में हमसे पूछा जाएगा कि अगर कोई वेव फॉर्म 0 से चालू हो रहा है, उसके लिए वेव फॉर्म आपको बनाना है, मतलब जो उसका फेज जो 0 से है, तो उसके लिए हम एक फेजर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई 30 डिग्री से चालू कर रहा है तो ये हेल्प वहाँ करता है जब हमें दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करना होता है कि उनमें आपस में फेज डिफरेंस क्या चल रहा है, जैसे वोल्टेज और करंट। तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे, आगे चल के देखेंगे कि इसको और कैसे यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए यहाँ आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। और इसमें एक जो फेजर के लिए जो एडवांटेज है वो है, साइनसॉइडल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फेजर, एक सिंगल फेजर से। द लेंथ ऑफ द फेजर इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइनसॉइडल क्वांटिटी, या तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम रखो, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस द इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द फेजर इन प्रैक्टिस। तो जनरली हम लोग उसकी आरएमएस वैल्यू को कंसिडर करते हैं या लेके चलते हैं उसकी लेंथ। Though the phasor is a rotating vector, its position is fixed in space while drawing phasor diagram। तो हम देखेंगे कि ये ऑल्दो ये रोटेटिंग फेजर है, बट इसकी पोजीशन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स करके हम रखते हैं। जैसे वेव फॉर्म लगातार चेंज होता रह रहा है,
उसकी एक पर्टिकुलर इसमें जो फिक्स पोजीशन रहेगी। हम नेक्स्ट इसमें चल के देखते हैं कि इसे दो अगर अलग अलग वेव फॉर्म्स हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इन फेज एंड आउट ऑफ फेज साइनसोइडल क्वांटिटीज। इसका क्या मतलब होता है उसको अब हम समझते हैं। इन फेज एंड आउट ऑफ फेज साइनसोइडल क्वांटिटीज। इन फेज होना मतलब एक फेज में होना, आउट ऑफ फेज होना मतलब फेज आउट होना, एक दूसरे से अलग होना। इन फेज साइनसोइडल क्वांटिटीज अगर देख रहे हैं यहाँ दो वैल्यूज हमको मिल रही है। ये जैसे देखिए इन फेज किसको बोलेंगे, ये इन फेज वो है इन फेज। इन फेज होना मतलब देखिए यहाँ ये दो वेव फॉर्म मिल रहे हैं। एक तो है ये वोल्टेज का वेव फॉर्म, देखिए लिखा हुआ है v इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी। ये जीरो से चालू होता है, अपने 90 डिग्री पे पीक पहुंचता है, वापस जीरो पे आता है, फिर नेगेटिव पीक लेता है और फिर वो 360 डिग्री तक पहुंच जाता है। और इसी के साथ ये दूसरा वेव फॉर्म दिख रहा है जो कि करंट है। करंट की वैल्यू दी हुई आई एम साइन ओमेगा टी, और ये भी जीरो से चालू हुआ, पीक पे गया, और हम देखेंगे जहां से वोल्टेज चक का वेव फॉर्म चालू हो रहा है वहीं पर करंट का वेव फॉर्म चालू हो रहा है, और जहां ये एंड हो रहा है वो दोनों एंड भी वहीं पर हो रहे हैं। सिमिलरली एकदम एक जैसे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट उसकी मिलती हुई चल रही है। जब भी ऐसा कोई टाइम या ओमेगा टी एक्सिस में आपको ऐसे वेव फॉर्म मिलेंगे जिसका स्टार्टिंग और एंड मैच कर रहा हो, तो उसको आप इन फेज बनाते हैं फेजर में जब रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखिए ये वाला फेजर बन जाएगा। ये बाहर वाला जो है, ये बाहर बड़ा सर्कल या ए जो ओ से लेके ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वोल्टेज के लिए फेजर बन रहा है, और ओ से लेके जो बी रिप्रेजेंट कर रहा है वो करंट के लिए फेजर रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोनों जो है एवरी पॉइंट में, चाहे वो 0 डिग्री के लिए लो, 90 डिग्री के लिए लो, कहीं भी लोगे, दोनों एक साथ घूमता रहेगा इस सर्कल में। और दोनों जो है वो इन फेज बता रहे हैं। इन फेज का मतलब ए और बी जो है वो बिल्कुल एक फेज में है, दोनों के बीच में कोई एंगल डिफरेंस नहीं है। ओके, तो इसको कई बार पैरेलल में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लाइक हम बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए ये एक फेजर है, और अगर मैं दूसरे फेजर को बना रहा हूँ, कलर चेंज कर देते हैं, ऐसा बना रहा हूँ, इसको भी हम बोलेंगे ये एक फेज में है, चाहे पैरेलल हो चाहे एक साथ हो। बस ये होना चाहिए दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर फिर से एक बार इसको ट्राई करते हैं, जैसे एक कोई फेजर ऐसा है और दूसरा फेजर जो है मान लीजिए, दूसरा फेजर जो जा रहा है वो कुछ ऐसा है, ऐसा। तो ये दोनों के बीच में एक एंगल आ रहा है, इसको हम नहीं बोल सकते कि ये एक ही फेज में है, ये दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। तो आगे चल के देखते हैं और कैसे इसको ये हो गया इन फेज क्वांटिटीज, वोल्टेज और करंट दोनों को बोला जाएगा वो इन फेज है। अब आउट ऑफ फेज बोल रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये फेजर जो ओ से लेके ए है और ओ से लेके बी जो दूसरा फेजर है, मतलब एक आई थिंक ये जो करंट हम एक वोल्टेज लेके चल रहे हैं और दूसरा जो है वो करंट का फेजर लेके चल रहे हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि एक जो है वो पहले चल रहा है और ये दूसरा वाला जो है उसके बाद में चल रहा है। अब वो कितने बाद में चल रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये 0 है, और 0 के बाद थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ। यस, तो आउट ऑफ फेज साइनसोइडल क्वांटिटीज में ये देख रहे हैं हम कि ये दो जो फेजर है वो एक फेज में नहीं चल रहे हैं। कारण ये है कि अगर इनके रिस्पेक्टिव वेवफॉर्म को हम देख रहे हैं, ये वोल्टेज का वेवफॉर्म हो गया और इसी के बाद ये करंट का वेवफॉर्म, तो एक पहले चालू हो रहा है और दूसरा बाद में चालू हो रहा है। तो अब इसका पोजीशन देखते हैं। ये 0 वाला है वर्टिकल एक्सिस में, अगर इसको देखें तो यहाँ पर आपका है ये 0, और 0 से ये कहाँ पर पहले से चालू हो जा रहा है और 0 के बाद ये चालू हो रहा है। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये थोड़ा सा देखेंगे इसको। v इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा 1। अभी तक हम क्या देखते आ रहे थे, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम या आई एम साइन ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा टी के साथ ये प्लस कर दिए एक एंगल को जिसका वैल्यू है थीटा 1। आप थोड़ा गौर से देखिए थीटा 1 किसको बोल रहे हैं, ये इसको, ये है आपका थीटा 1, राइट।
और इसके बाद जो थीटा 2 है उसकी वैल्यू देखिए, ये है थीटा 2, और थीटा 2 कहाँ है? थीटा 2 जो है वो ये जीरो के बाद ये जो सेकंड वेव फॉर्म है जो कि आई है वो वहां से चालू हो रहा है। तो क्योंकि ये बाद में चालू हो रहा है तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा 2। तो जो बाद में जीरो के बाद में चालू होने वाला उसको हम बोलेंगे माइनस थीटा 2, और अगर उसे पहले चालू हो रहा है तो उसे बोलेंगे प्लस थीटा 1। क्लियर? और इसी को हम लैगिंग और लीडिंग भी बोलते हैं, जो कि आगे चल के हम देखेंगे कि अगर जो बाद में चालू हो रहा है उसे लैगिंग कहेंगे और जो पहले चालू हो रहा है उसे हम लीडिंग कहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये जीरो एक्सिस है, और जीरो एक्सिस के यहाँ पर ये जो है थीटा 2 जो है वो कहाँ जा रहा है? नेगेटिव साइड से आ रहा है, और ये थीटा 1 है ये पॉजिटिव साइड से आ रहा है। तो इस तरीके हम बोल सकते हैं कि ये जो ओ ए फेजर है जो कि एक वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसकी वैल्यू थीटा 1 से चालू हो रही है, तो ये थीटा 1 पे उसकी पोजीशन रख दीजिए, और इसकी पोजीशन जो है माइनस थीटा 2 में है तो ये माइनस थीटा 2 में कर दीजिए। और अगर इन दोनों फेजर के बीच का एंगल देखेंगे तो वो हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये देखिए, ये दोनों के बीच का अगर फेज डिफरेंस बोलेंगे तो वो हो जाता है थीटा 1 प्लस थीटा 2। हम लोग ने सुना होगा कि ये थ्री फेज सिस्टम होता है, सिंगल फेज और थ्री फेज। तो थ्री फेज में मतलब यही होता है कि जो करस्पॉन्डिंग तीन वेवफॉर्म्स रहेंगे वो आपस में फेज से डिफरेंट, मतलब फेज डिफरेंस में रहेंगे आपस में। और वो हमने कभी क्लास में डिस्कस हुआ होगा, तो आपस में वो तीन जो रहते हैं थ्री फेज सिस्टम, वो 120 डिग्री में डिस्प्लेस रहते हैं। यहाँ तो वोल्टेज और करंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ वो तीनों वोल्टेजेस, जैसे थ्री फेज है तो तीन वोल्टेजेस उसमें रहेंगे, तो तीन वोल्टेजेस के बीच में आपस में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो यहाँ से आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। Phase or phase angle, it is defined as the angle omega t covered by a sinusoidal quantity since it passed through its last zero value while increasing in the positive direction towards positive maximum। ये तो हमने डिफरेंस की फेज एंगल और फेज डिफरेंस जो है ये हमने देखा हुआ है। जैसे ये फाई इक्वल्स, सॉरी, ये जो फाई इक्वल्स थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये थोड़ा सा वापस चल के देखते हैं। ये देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल से यहाँ पर फाई की वैल्यू दे रहा है, राइट? तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी को बोलते हैं हम फेज डिफरेंस। दिस इज व्हाट कॉल्ड फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो कभी भी फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी एंगल चल रहा होगा उसको हम लोग फाइंड करके बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं लीडिंग और लैगिंग क्वांटिटीज। तो लीडिंग क्वांटिटीज में अभी हमने डिस्कस किया कि वापस अगर चल के देखें तो लीडिंग क्या है? ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज जो है वो लीडिंग कितने डिग्री से लीड कर रहा है? जीरो से, ये थीटा 1 से। और ये जो करंट है वो ये जीरो के बाद कितना जा रहा है? दैट इज थीटा 2। तो ये प्लस थीटा 1 बता रहा है कि वोल्टेज जो है वो प्लस थीटा 1 से लीड कर रहा है, और या फेजर में देख सकते हैं ओ ए जो है वो थीटा 1 से लीड कर रहा है, और ये जो ओ बी फेजर है करंट का वो थीटा 2 से लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है। तो और ये आगे और पीछे चलना हम हमेशा किस डायरेक्शन में देखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई पीछे चल रहा है मतलब वो लैग कर रहा है, ये हमें याद रखना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब लैगिंग, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब लीडिंग। हम वापस चलते हैं। तो ये लीडिंग क्वांटिटी होगी, उसी को यहाँ पर हम ये समझाया हुआ है। The sinusoidal quantity which becomes zero first while increasing towards the positive maximum value is known as a leading quantity or lagging quantity. The sinusoidal quantity which becomes zero later than the zero value of the first quantity is known as lagging quantity. तो उसके बाद लीडिंग और लैगिंग एंगल जो थीटा 1 और थीटा 2 हमने देखा था, वो लीडिंग एंगल और लैगिंग एंगल हो गया। फर्दर हम लोग चलते हैं इसमें। यस, ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे और भी सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको लीडिंग और लैगिंग के रिगार्डिंग। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज v इक्वल्स 300, जनरली स्मॉल v लेते हैं लेकिन यहाँ कैपिटल v लिया हुआ है, v इक्वल्स 300 साइन 80 पाई टी। और अगर हम इसको इसके जो एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो Vm साइन ओमेगा टी बोला जाता है। तो Vm साइन ओमेगा टी में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? Vm इक्वल्स 300, और साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू क्या बता रही है यहाँ? बता रहे हैं 80 पाई, ठीक है, और इंटू टी। ओमेगा और यहाँ पर से Vm निकल गया। अब क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है? फर्स्ट एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या होता है। आरएमएस वैल्यू भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या होता है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बोला गया है, पीरियड जो कि टाइम पीरियड होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फाइंड करने बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड फाइंड करने बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एट टाइम इक्वल 0.1 सेकेंड।
पहले वो टाइम की वैल्यू की, यहाँ के टाइम में अगर वैल्यू पुट करें 0.1 सेकंड में कितना आएगा तो वो हमको पता चल जाएगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ये v इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी, इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसी से शुरू होगा। सबसे पहले क्या मिल रहा है, v इक्वल्स, यहाँ ठीक लिखा है, देखिए ये कैपिटल V था, यहाँ स्मॉल v है, तो एक्चुअली स्मॉल v से डिनोट करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को। तो v इक्वल्स लिख रहा है यहाँ पर 300 साइन 80 पाई टी। अब हमने क्या देखा था, यहाँ से हमको सबसे पहले t इक्वल 0.13 सेकेंड ऐसा कुछ है, टाइम इक्वल्स कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.1 सेकेंड दिया हुआ है। एनीवेज हम देखते हैं, तो टाइम इक्वल से 0.1 सेकेंड कर लेंगे, करेक्शन करके देख लेते हैं कि ये किसके लिए निकाला है। तो यहाँ पर एक्चुअली टाइम इक्वल्स है 0.1 सेकेंड, और ये यहाँ पर दिया हुआ है टाइम इक्वल 0.13 सेकेंड। एनीवेज जो भी होगा हम उसको पुट कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले चलते हैं हम कि साइन एक्सप्रेशन होता है v इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर आपके पास मिल रही है 80 पाई, 80 पाई मिल रही है। तो वहाँ से आप जैसे ये लिखा हुआ है ओमेगा इक्वल्स 80 पाई, 80 पाई की वैल्यू यहाँ पर कितना मिल रहा है हमें, 80 पाई अगर करेंगे वो कैलकुलेट तो वो हमको मिल जाएगा 251.327 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। और ओमेगा इक्वल्स हमारे हमको पता है फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू एफ, 2 इंटू पाई इंटू एफ। अगर इसमें से 2 पाई को डिवाइड कर दें, है ना, 80 पाई अपॉन 2 पाई कर दें, जैसे ये यहाँ पर किया जा रहा है 80 पाई टी 2 पाई टी, टी टी कैंसल, तो 80 पाई अपॉन 2 पाई, तो वो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की इक्वल्स याद रखेंगे, दैट इक्वल्स होता है 2 इंटू पाई इंटू एफ, ये 2 इंटू पाई इंटू एफ, राइट। ये होता है, हमको बता रहा है वो ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा टी अपॉन 2 पाई टी कर दिए, या टी टी कैंसिल हो गया तो 80 पाई अपॉन 2 पाई करेंगे तो 40 हर्ट्ज आपके पास इसका आंसर आ गया, या फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपको मैक्सिमम वैल्यू जब निकालना था तो हम यहीं पर दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू, ये जो 300 है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, दैट्स ऑल। तो डायरेक्ट 300 वोल्ट्स आपने रख दिया, तो आपने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी हो गई है एफ इक्वल्स 40 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिलती है, ये ओमेगा के अंदर, और ओमेगा कहाँ पर है, ये ओमेगा टी, तो 80 पाई जो है वो ओमेगा है। नेक्स्ट पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल्स होता है टी इक्वल्स 1 अपॉन एफ। तो फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड किया है 40 हर्ट्ज, तो 1 अपॉन 40 करने पे आपको ये इतना सेकंड मिल जाएगा। देन एवरेज वैल्यू निकालना है जब आपको, तो एवरेज वैल्यू आपने पहले पिछले लेक्चर में देखा था कि कितना आता था, वो 0.637 टाइम्स ऑफ Vm। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसको आप याद रख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इज 300 पुट कीजिए और ये निकाल दीजिए 191.1 वोल्ट्स। तो याद रखिए मैक्सिमम वैल्यू से 300, बट उसका एवरेज वैल्यू हमेशा क्या आता है, उसके मैक्सिमम वैल्यू से कम आता है। नेक्स्ट और हमारे पास क्या बचा है, इसमें आरएमएस वैल्यू हमको और निकालना है, वो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो आरएमएस के लिए भी आपको पहले से ही पता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला, ये आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, आरएमएस वैल्यू इज Vm अपॉन √2, और अगर उसको पुट करते हैं वैल्यूज तो वो आपके पास मिलेगा 300 अपॉन √2, दैट इज 212.13 वोल्ट्स। ठीक है। अब फाइनली जो पूछा गया है वो ये बोला गया कि एट टाइम t इक्वल 0.1 सेकेंड व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए हम यहाँ पर वैल्यू फिर से रखेंगे 300, सॉरी यहाँ पर देखिए फिर से एक गलती हुई है, ये आई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ v, वोल्टेज के लिए चल रहे हैं तो हम इसको v बना देते हैं, v। तो v इक्वल्स 300 साइन कौन से टाइम के लिए, टाइम की जगह रख दीजिए 0.13। फिर से यहाँ देखिए गलत वो किया हुआ है, टाइम इक्वल 0.1 सेकंड बोल रहा है और यहाँ 0.13 ले रहा है। एनीवेज आप क्वेश्चन में या तो मॉडिफाई कर लीजिएगा या आंसर में मॉडिफाई कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू आपको मिलती है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। यहाँ पर एक करेक्शन जो है ये 0.13 एक करेक्शन आ रहा है, और ये यहाँ टाइम दिया है 0.1, तो आइदर यहाँ पर चेंज कर दीजिए यहाँ चेंज कर दीजिए, इसको याद रखिएगा, एज इट इज रखना है, चेंज मत कीजिए। ये न्यूमेरिकल में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। लाइकवाइज हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर इसके 2 में। An alternating current varying sinusoidally with the frequency of 50 cycle per second। साइकिल पर सेकंड बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है यहाँ, या तो इसको हर्ट्ज भी बोल सकते हैं 50 साइकिल पर सेकंड को, राइट।
सर्कल के लिए हम लोग करेक्शन के लिए रख लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अभी स्क्वायर लेके चलते हैं, स्क्वायर में ये ठीक है बॉक्स में। फिर 50 साइकिल पर सेकंड, इसी को 50 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। हैज आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर, याद रखिए कौन सा वैल्यू दिया है, आरएमएस। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड फाइंड दिस वैल्यू एट 0.0025 सेकंड एंड 0.0125 सेकंड आफ्टर पासिंग थ्रू पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, यानी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पास होने के बाद उसके ये सेकंड्स में उसकी वैल्यू निकालनी है। एट what time measured from the positive maximum value will instantaneous current be 7.07 ampere, draw this current wave। तो इसको ड्रॉ करने के लिए भी बोला गया है, हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो गिवन वैल्यू देखते हैं। गिवन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, देन करंट दिया है आई 10 एम्पियर्स। आई जो दिया हुआ है, अब इसको थोड़ा देखेंगे। आई जो है वो आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, हमको अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। देन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल्स 2 पाई इंटू एफ। तो 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दिया होगा 50 हर्ट्ज, तो ये निकलेगा 314.159। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। नाउ इसकी मैक्सिमम वैल्यू करंट की, करंट 10 एम्पियर है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, आई एम इक्वल्स √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। ये आपने ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो ये आरएमएस वैल्यू जो दी हुई है 10 एम्पियर को यहाँ रखिए, तो ये आपके पास आ जाएगी 14.1421 इंस्टेंटेनियस करंट इज ये। अब इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन क्या हो गया, आई इक्वल्स आई एम साइन ओमेगा टी। अब आई एम की वैल्यू क्या है, ये है, उसको यहाँ पर रख दिए, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या निकाला आपने, ये निकाला, तो ये यहाँ रख दिए। तो आपका जो पहला आंसर है वो पूरा हो रहा है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इसका जो है टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड टी इक्वल्स आपके पास आ रहा है 1/f, दैट इज 0.02 सेकेंड्स। राइट। अब मान लीजिए कि ये जो आपका अगर आपने बनाया, ये ऐसा वेव फॉर्म आपका बन के आ रहा है करंट के लिए। राइट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये पहुंचती है आई एम, और ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पहुंचती है। ठीक है, और टी अपॉन ये टोटल टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है 0.02 सेकेंड। 0.202 सेकेंड मतलब किसको बोल रहे हैं हम, ये जीरो से लेके ये यहाँ तक का जो पॉइंट है उसको ये टी है टोटल 0.02 सेकेंड। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम पीक तक पहुंचेगा वो कितने सेकंड में पहुंचेगा, t/4 में। क्यों, क्योंकि 1 2 3 और ये 4 ऐसे ये वाले 90 डिग्री मिल रहे हैं। तो अगर उसको 1/4 अगर साइकिल लें, 1/4 ऑफ द साइकिल दैट इज t/4, तो वो होता है 0.005 किसका, 0.02 का, 0.02 का ये हो गया 0.005 t/4। क्लियर। अब उसके बाद हमको क्या बोला गया है कि 0 पॉइंट, ये तो पीक पहुंच गया, और हमको क्वेश्चन को थोड़ा फिर से पढ़ते हैं। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये तो हमने कर लिया। फाइंड दिस वैल्यू एट, कौन सा वैल्यू कहां पर, 0.0025 सेकेंड्स एंड 0.0125 सेकेंड आफ्टर पासिंग। ये थोड़ा सा ध्यान दें, आफ्टर पासिंग थ्रू अ पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, आफ्टर पासिंग थ्रू पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। ये देखिए, ये वेव जो है ये पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू जब पास कर रहा है उसके कितने सेकंड के बाद बोला जा रहा है, पहले 0.0025 सेकंड। तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, ये कहाँ पर पहुंचना चाहिए, तो 0.0025 कहाँ पर आएगा, ये देखिए यहाँ से लेके 0.0025। तो कहने का मतलब अगर ये जीरो से इसको चालू कर रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 0.005 प्लस 0.0025, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। जो टाइम आता है उस टाइम को हम इस एक्सप्रेशन में टाइम की जगह रख देते हैं और फिर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए आगे कैसे चल रहे हैं। तो ये हम देखते हैं कहाँ, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द वैल्यू बी फ्रॉम 0। तो ये t/4 प्लस टाइम रिक्वायर्ड, तो वही चीज़ किया है यहाँ पर। ये देखिए, ये हमने इसी को हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। 0.005 प्लस ये कर दिए तो 0.0075 सेकेंड्स आ गया। और इसको क्या करना है हमें, अब इस वाले टाइम के जगह में रख देना है। और टाइम के जगह में रखने के बाद हमको क्या मिलेगा, ये देखिए, ये टाइम के जगह में रखा आपने इस एक्सप्रेशन में, और ये आपको 10 एम्पियर्स मिल गया। क्लियर है। तो एक्चुअली आपका 10 एम्पियर्स कहाँ पर मिल रहा है, ये बी पे आपका 10 एम्पियर्स आएगा। मतलब अगर यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो वैल्यू रहेगी इस जगह पे जो मिलेगा, ये आपको मिलेगा 10 एम्पियर्स।
एम्पियर्स। राइट, अब हम देखते हैं कि पासिंग, इसके बाद एक तो ये वाली 0.0025 पे निकालना था, और एक क्या निकालना था उसके फर्दर 0.0025 सेकेंड एंड 0.0125 इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड फाइंड दिस वैल्यू एट इतना एंड इतना सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। तो अब इसको भी फिर फर्दर ऐड कर देते हैं इसमें, और ये जो फर्दर ऐड कर देंगे तो वो हमको क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं। टाइम t3 रिक्वायर्ड टू रीच द वैल्यू ऑफ 7.07 नॉट ये सेकेंड, ये तो t अपॉन 4 और इसमें ये वाला ऐड कर दीजिए 0.005 प्लस 0.0125 ऐड कर दोगे तो इससे पहले ये आई थी वैल्यू, अब उसी में और बढ़ा दीजिए तो ये आ जाएगी। इसको यहाँ पर रखने थे आपके पास -10 एम्पियर आ रहा है, तो इसका मतलब आप फर्दर इसमें 0.0175 सेकेंड पे चल के देखते हैं। 0.017 ये 0.0125 सेकेंड अगर देखेंगे इस पॉइंट से तो वो पहुंच जा रहा है इस सी पॉइंट पे, राइट, और ये सी पॉइंट पे पहुंच रहा है, और इसकी वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो ये मैक्सिमम जो आपको कितनी मिल रही है, ये चली जा रही है आपकी -10 एम्पियर्स। ये आ गया -10 एम्पियर्स। माइनस के लिए एक साइन यहाँ पर लगा देते हैं, ये है माइनस। एनीवेज, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। एक और इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। एट व्हाट टाइम मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू विल इंस्टेंटेनियस करंट बी 7.07 एम्पियर्स। कितने टाइम लैप्स होने के बाद हमको 7.70 एम्पियर, ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन पूछा है। पहले तक क्या पूछ रहा था, पर्टिकुलर टाइम पे क्या वैल्यू है, अब पूछा क्या जा रहा है कि करंट जहां पर 7.707 एम्पियर होगा उस पर टाइम कितना होना चाहिए। तो हम ये करंट के एक्सप्रेशन में वापस चलते हैं। करंट के एक्सप्रेशन में आई की वैल्यू कितनी रख देंगे आप, 7.07 रख दीजिए, बट अगेन 7.07 यहाँ पर किसकी वैल्यू रखनी होगी, जहाँ पर वो करंट उस पॉइंट पे पहुँच रहा है। दैट मीन्स हमको इसकी ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हुई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू 7.07 एम्पियर हो रही है, तो ये 7.07 फ्रॉम 0, तो 7.7 से 0 रखें, और आई एम साइन 2πf t3, ये पूरी चीज़ों को एज इट इज़ रखेंगे और t3 यहाँ से फाइंड करेंगे, ये टाइम कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, क्यों 7.70 रखें कि उस करंट की वैल्यू 7.07 पहुंचनी चाहिए, उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा जीरो से। तो ये t3 जो बता रहा है, अगर वेवफॉर्म में देखेंगे तो t3 कहाँ पर आ रहा है, ये है आपका t3। ठीक है, t3 मतलब ये वाला पॉइंट है, d वाला पॉइंट। तो जीरो से लेके वो कितना हम देखेंगे, उसको पहले सॉल्व करते हैं, t3 की वैल्यू निकालते हैं, तो आपके नेक्स्ट इसमें रहेगा। तो t3 की वैल्यू जो आप यहाँ से सॉल्व करते हैं तो वो आपके पास आएगी t3 इक्वल्स ये, t3 इक्वल्स इतना सेकेंड। अब ये अलग अलग सेकेंड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जो 0.07 जो है एम्पियर, वो इन 4 जगहों पे अलग अलग आएगी, 2 जगह प्लस और 2 जगह माइनस। कैसे, अभी हम देखते हैं इसे। जैसे देखिए 30 डिग्री पे भी वो मिलेगा, 150 डिग्री पे भी मिल रहा है, 210 डिग्री पे भी मिल रहा है, 330 डिग्री पे भी मिल रहा है। जैसे ही आपने इसको यहाँ पर सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, ये 7.7007 अपॉन 14.14 दैट इज 0.5, और हम क्या पता है 0.5 जो है वो साइन का कौन सा एंगल होता है, दैट इज, या इसको साइन को यहाँ लेके आते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 0.05। तो हमको क्या मिल रहा है, ये 4 एंगल ऐसे मिल रहे हैं, और t3 की वैल्यू जब इसको निकालना है तो 314 पॉइंट इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 4 अलग अलग वैल्यूज आपको मिल रही हैं। तो साइन 0 पॉइंट यानी जो 0.5 वैल्यू जो साइन के 4 एंगल के लिए रहेगी, 4 एंगल के लिए कहाँ कहाँ पर, उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं वापस चल के। 4 एंगल यहाँ अलग अलग जगह पे, जैसे एक ही अगर ये डी एक एंगल आ रहा है तो एक पॉइंट ये वाला भी आएगा। थोड़ा सा हम लाइन करके देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं,
ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जहाँ करंट की वैल्यू बिल्कुल एक समान है। वैसे ही नेगेटिव में भी वो चीज़ मिलेगी, ये जितना पॉजिटिव है उतना ही हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। ये तो एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, यहाँ पर भी आप देखेंगे करंट की वैल्यू नेगेटिव में उतनी रहेगी। तो एक जो चार एंगल यहाँ पर मिल रहे हैं, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल, ये एक एंगल और ये एक एंगल, वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। एक है उसका 30 डिग्री पे मिल रहा है, एक 150 डिग्री पे, 210 डिग्री, 330। तो बट नेचुरल है ये, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, तो कॉपी करके पिछले उसमें लेके चलते हैं और वहाँ पर हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये चार एंगल, तो 30 डिग्री बोले तो ये यहाँ से अगर देखें तो ये वाला जो एंगल हो गया वो आपका 30 डिग्री दिख रहा है लगभग लगभग। वैसे ये वाला एंगल जो है वो 150 डिग्री दिख रहा है, और उसके बाद ये वाला एंगल जो है वो नेगेटिव में अगर एग्जैक्ट मेजर करके बनाएंगे तो 210 डिग्री पहुंचेगा, और ये वाला बनाएंगे तो वो लगभग लगभग 330 डिग्री पहुंचेगा। थोड़ा सा अभी हमने जस्ट रफ वो लिया है, आप लोग उसे करके देखेंगे तो एग्जैक्टली इसी एंगल पे आपको ये वैल्यूज जो है करंट की क्या मिलने वाली है, 7.07, जो कि यहाँ पर एक्चुअली पूछा हुआ है ये 7.07 एम्पियर्स। एम्पियर्स। वापस चलते हैं। बट टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द पॉजिटिव मैक्सिमम फ्रॉम जीरो इज फ्रॉम 0 to a, दैट इज t/4। इमीडिएट इंस्टेंट t3 टू रीच 0.07 एम्पियर करंट आफ्टर मैक्सिमम पीक, दैट इज t/4 इज 0.00833। तो इसमें से एक्सेप्टेबल आंसर कौन सा होना चाहिए, ये वाला, दिस विल बी योर एक्सेप्टेबल आंसर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा हुआ है आफ्टर मैक्सिमम पीक पे जाने के बाद, तो मैक्सिमम पीक में जो वो पहुंच रहा है तो वो है ये 0.005 सेकेंड, तो उसके जस्ट बाद वाला कौन सा वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, तो हम इस वैल्यू को फाइनल मानेंगे। क्लियर? टाइम मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू टू रीच इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ 7.07 एम्पियर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी। तो अच्छा, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखना होगा, आई थिंक इसमें कुछ और पूछा जा रहा है। एट व्हाट टाइम मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव मैक्सिमा, हाँ, एट व्हाट टाइम मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव, हमको कहाँ से शुरू करना है, ये पॉजिटिव से करना है। तो यहाँ तक तो पहले ही आपका कितना चला गया है, 0.005 सेकेंड्स, तो यहाँ पर क्यों माइनस करना जरूरी है, 0.0833 से माइनस 0.005 करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर ये आएगा। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये भी इंस्टेंटेनियस से रिलेटेड, इंस्टेंटेनियस वेवफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस है। हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। 12 के बाद 13 में भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, देन 14 में भी न्यूमेरिकल्स, 15 में भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग कर सकते हैं। 16 भी न्यूमेरिकल्स हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने पहले भी किए हुए हैं। फेजर एंड देयर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये नेक्स्ट टॉपिक चालू हो रहा है यहाँ से। तो ये भी हमने पहले तो देखा ही हुआ है इसे, जैसे आई इक्वस आई एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा 2 कर रहे हैं, मतलब वो लैग करते हुए कुछ चल रहा है, और प्लस थीटा 1 कर रहा है तो वो लीड करते हुए चल रहा है। यस, ये नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि एक्चुअली ये फेजर फॉर्म में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा सा समझेंगे। एक तो होता है पोलर फॉर्म और एक होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी बोलते हैं, और पोलर फॉर्म, किसी भी फेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो फॉर्म होते हैं। तो पहले हम इसको पिछली साइड से हम ये ले आते हैं। यस, इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं जिससे कि हम वहाँ पर इसको आसानी से समझ सकें, बार बार शिफ्ट करने की ज़रूरत न रहे।
ये हो गया फेजर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो फेजर है जो पहले हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ये वोल्टेज का फेजर दिख रहा है जिसमें कि हम इसकी जो फेजर की स्ट्रेंथ ले रहे हैं या उसका लेंथ ले रहे हैं, उसका आरएमएस वैल्यू ले रहे हैं। लाइक वोल्टेज के लिए Vm/√2, करंट के लिए Im/√2। और ये जो वोल्टेज है वो θ1 डिग्री से लीड कर रहा है और करंट जो है वो θ2 डिग्री से लैग कर रहा है। दूसरी चीज और एक देखनी है यहाँ पर कि इस फेजर को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में ये x1 है और y एक्सिस में ये y1 है। लाइकवाइज इस वाले को अगर रिप्रेजेंट करना है I को, तो इसका जो पीक कहाँ तक पहुंच रहा है, ये x एक्सिस में देखेंगे तो x2 पे है और y एक्सिस में -y2 पे है। तो अगर इसको पोलर रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं उसे, ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम उस फिगर को, जैसे v है, v को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ox1 प्लस j टाइम्स ऑफ oy1। तो ये j ऑपरेटर अब यहाँ पर एक आपका टॉपिक है। j जो ऑपरेटर होता है जो यहाँ पर आपके पास है, ये j ऑपरेटर। और जे ऑपरेटर क्या काम करता है, जे ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो किसी भी फेजर को 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। फिर से एक बार समझेंगे, जे ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जो किसी भी फेजर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से शिफ्ट कर देता है। इसको समझने के लिए चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि कैसे होगा। मान लीजिए कोई फेजर कुछ ऐसा बना हुआ है, सपोज ये एक फेजर है, और अगर ये फेजर का हम एक नाम भी दे देते हैं सपोज, तो ये नाम यहाँ पर हो गया इसका, साइज को थोड़ा कम कर देते हैं, तो फेजर है मान लीजिए ए से फेजर, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ए एक फेजर। अब मान लीजिए कि अगर इसमें मैं जे मल्टीप्लाई कर दूं, तो जे मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाना चाहिए, ये फेजर जो रहेगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, ये फेजर पहुंच जाएगा, जे मल्टीप्लाई करने से ये 90 डिग्री कौन से साइड शिफ्ट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो गया है। और अब इसका नाम जो है हम वो दे सकते हैं, दैट इज जे टाइम्स ऑफ ए। जो कि हम मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स जो नोटेशन में आई पढ़ते थे, वो आई अब जो इलेक्ट्रिकल टर्म्स में जे के फॉर्म में है, और उसकी वैल्यू होती है √-1 जो आपने पढ़ा था। तो जे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है किसी भी फेजर को। अगर इसी में जे स्क्वायर कर दे तो ये इसके जस्ट अपोजिट चला जाएगा, और जे क्यूब कर दे तो नीचे चला जाएगा, और j⁴ कर दे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये जैसा आई का नोटेशन हम यूज करते थे, a + IB का जो फॉर्म होता था, वही चीज़ यहाँ पर जो है a + JB के फॉर्म में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन जो है वो उसका रेक्टेंगुलर नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। जैसे वोल्टेज के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, V = ox1 + j टाइम्स ऑफ oy1। मतलब ox कहाँ है, ये o से लेके x1 ये वाला फेजर हो गया, और प्लस j टाइम्स ऑफ oy1। और ये क्यों, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर शिफ्टेड है, तो oy1 के सामने आपने क्या लगा दिया, j। एक्स एक्सिस में इतना और वाई एक्सिस में इतना, तो वाई एक्सिस जो भी रहेगा वो जे के साथ आपने दिखा दिया। वैसे करंट के लिए आपने क्या लिखा, वेयर इज करंट, हियर इट इज। तो इसका एक्स एक्सिस कितना है, ओ से लेके x2, तो ओ x2 लिख दिए, और यहाँ प्लस की जगह माइनस इसलिए रखते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव जे जाएगा और नीचे जो चला जा रहा है वो -(y2) है, तो इसीलिए यहाँ माइनस टाइम्स ऑफ JoY2। क्लियर। तो इस तरीके से एक लीडिंग क्वांटिटी को प्लस से और एक लैगिंग क्वांटिटी को हम माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। उसी के बाद फिर अगर ये इंपॉर्टेंस ऑफ जे ऑपरेटर देखना है तो अगेन जो आई ऑपरेटर था उसी को यहाँ पर हम समझ सकते हैं। यहाँ इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जे इज एन इमेजिनरी नंबर इक्वल टू √/-1, और जे स्क्वायर हो जाता है इक्वल्स -1, और -1 करना है मतलब जस्ट अपोजिट, यानी आउट ऑफ फेज अगर किसी को बताना है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, फेजर अगर यहाँ है और अगर उसको उसी फेजर को शिफ्ट करके इधर लाना है तो जे स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें सिंपली, उसका मतलब ये होता है। वैसे ही जे क्यूब कर सकते हैं और वैसे ही j टाइम्स ऑफ 4 कर देते हैं, j टाइम्स ऑफ 4 करके वैल्यू वापस 1 आ जाती है, मतलब फेजर जहाँ था वहीं के वहीं वापस पहुंच जाता है। तो जनरली ये फेजर के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं जिससे रेक्टेंगुलर उसका रिप्रेजेंटेशन दे सकें,
यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर सकें। लाइकवाइज अब पोलर फॉर्म में अगर देखें तो वही फेजर जो है वो यहाँ पर किस फॉर्म में दिख रहा है, देखिए पोलर फॉर्म में। इस पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वोल्टेज हो जाएगा वी, वी मतलब उसकी आरएमएस वैल्यू, और एंगल थीटा 1, थीटा 1। अब वापस चल के देखें और वैसे करंट को भी पहले देख लेते हैं, आई आई एंगल माइनस थीटा 2। तो ये पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है v के लिए, ये थीटा 1 प्लस में और थीटा 2 माइनस में, राइट। तो i माइनस थीटा 2 और v प्लस थीटा 1, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए या इसको ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए। ये होता है रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म, जो कि आपस में इंटरचेंजेबल भी है, जो कि आपके कैलकुलेटर में भी फंक्शन रहता है, रेक्टेंगुलर टू पोलर या पोलर टू रेक्टेंगुलर। काइंडली इसे इंटरनेट या किसी से या आपके कैलकुलेटर के साथ जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा उसको देखते हुए आप ये सीख लीजिएगा कि पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे आपस में कन्वर्ट किया जाता है। अब थोड़ा सा चल के देखते हैं, ये वही चीज़ बताया जा रहा है, आर टू पी और पी टू आर कन्वर्जन बोल रहे हैं, मतलब रेक्टेंगुलर टू पोलर या पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन। तो जनरली हम जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे दो किसी वेक्टर का या दो वैल्यूज का, तो उसका जब एडिशन करना रहता है और सब्ट्रैक्शन करना रहता है तो उसके लिए हम जनरली रेक्टेंगुलर फॉर्म को रिफर करते हैं। और अगर उसको मल्टीप्लिकेशन करना है दो किसी वेक्टर को या दो फेजर को, तो हम उसमें पोलर फॉर्म को करेंगे। मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए पोलर और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रेक्टेंगुलर। कैसे करना है उसको थोड़ा सा चल के देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो देखते हैं आर टू पी टू आर में मैथमेटिकली इसको कैसे करना है। जैसे ये देखिए v इक्वल्स ओ एक्स वन प्लस जे ओ वाई वन जो है इसका कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेशन है रेक्टेंगुलर, और आर एम एस उसका जो आर एम एस वोल्टेज एट एन एंगल थीटा 1, तो ये हो गया पोलर और ये हो गया रेक्टेंगुलर। वैसे करंट के लिए ये दोनों हैं। अब हमको देखना है ये v बराबर हम किस क्या होगा, तो v बराबर देखिए कैसे निकलता है, ये v बराबर हो जाता है अंडर रूट ओ एक्स 1 का स्क्वायर प्लस ओ वाई 1 का स्क्वायर। ये जनरली हम जो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज वगैरह फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता था या रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दो वो ये ले रहे राइट एंगल ट्रायंगल। और वैसे ही करंट के लिए अगर निकालना है, ये आई की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ओ एक्स स्क्वायर का ओ एक्स 2 का होल स्क्वायर प्लस ओ वाई 2 का होल स्क्वायर और सबका उसका रिजल्टेंट, तो ये निकल के आ जाएगा। तो v और i तो आपने निकाल लिया ऐसे। अब उसके बाद थीटा 1 और माइनस थीटा 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसमें। नेक्स्ट आपका है 17 के बाद 18। तो 18 में देखिए ये हो गया एंगल, थीटा 1 निकालना है तो क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू, ये हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ ओ वाई 1 अपॉन ओ एक्स 1, और थीटा 2 निकालना है तो tan इनवर्स ऑफ माइनस ओ वाई 2 अपॉन ओ एक्स 2। इस तरीके से आप क्या क्या निकाल लिया आपने, कि जब आपके पास कोई रेक्टेंगुलर में दिया हुआ है तो उससे आपने पोलर बना लिया, और अगर पोलर दिया है तो लाइकवाइज आप उसको रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन क्या है, v इक्वल्स, 1 मिनट के लिए टाइम देंगे। हाँ जी, पहुँच गए। यस, तो रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा कि ये v एट एन एंगल थीटा 1, तो ये लास्ट स्लाइड से जो हमने देखा था, लास्ट पेज में ये आपने निकाला था v की वैल्यू, और tan इनवर्स ओ वाई 1 अपॉन ओ एक्स 1 ये आपका निकल रहा है। अब ये जरा tan इनवर्स वाला वो क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगेन ये हम लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल बना के उसमें से निकालते हैं, थोड़ा वापस पिछले पेज में चलते हैं। ये वापस देखिए जरा, ये अगर इसका tan ऑफ थीटा 1 करना है आपको, तो tan हो जाता है, tan ऑफ थीटा 1 हो जाता है इसका हाइट अपॉन बेस, यानी ओ वाई 1 अपॉन ओ एक्स 1, यही चीज हो रहा है tan थीटा के बराबर। तो ओ वाई 1 अपॉन ओ एक्स 1 कर दिया तो वो tan थीटा 1 हुआ, और थीटा 1 निकालना है तो tan को दूसरी तरफ ले जाओ तो tan इनवर्स हो गया। तो उसी तरीके से हमको ये ऑब्टेन हुआ tan इनवर्स ऑफ ओ वाई 1 ओ एक्स 1। लाइकवाइज थीटा 2 के लिए माइनस ऑफ ओ वाई 2 अपॉन ओ एक्स 2, क्योंकि वो नीचे जा रहा है फेजर, हम देख सकते हैं। लाइकवाइज पोलर से रेक्टेंगुलर अगर कन्वर्जन करना है तो उसके लिए पोलर में दिया हुआ है और रेक्टेंगुलर बनाना है, तो हम क्या बोल सकते हैं उसके लिए,
ई उसको जब रिप्रेजेंट करना रहता है तो ये है v इक्वल्स ओ एक्स वन प्लस जे टाइम्स ऑफ वाई वन, तो हम उसको कर देंगे v cos थीटा वन प्लस जे v sin थीटा वन, ये उसका प्रेजेंटेशन रहेगा। और वैसे ही करंट के लिए, तो अगर हमारे पास गिवन किस में है, आपके पोलर में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट उसको v cos थीटा वन कर दीजिए और j टाइम्स ऑफ v sin थीटा वन कर दीजिए, तो वो ओ एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी और ओ वाई वन j टाइम्स ऑफ ओ वाई वन की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से पुट करने से तो ओ एक्स हो जाएगा v टाइम्स ऑफ cos थीटा वन एंड v टाइम्स ऑफ sin थीटा वन, ओ वाई वन की वैल्यू आ जाएगी। अगेन इसमें बहुत ज़्यादा समझने की कोई बात नहीं है, ये थीटा वन है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये थीटा वन है और इसकी वैल्यू है v, राइट। तो v cos थीटा वन करोगे तो क्या आ जाएगा x1, v sin थीटा o से लेके v तक क्या है, वो हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो एक इसका बेस दे देगा, एक इसका एल्टीट्यूड दे देगा, बस उतना ही है। तो वही चीज यहाँ पर मिल रहा है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन इन फेजर हमने जो समझा था, मैंने अभी बताया कि जब भी आपको फेजर एडिशन, जब दो को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो जनरली हम लोग क्या रेफर करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग उसके रेक्टेंगुलर क्वांटिटीज को रिफर करते हैं, और जब उसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है तो हम उसे पोलर क्वांटिटीज को रिफर करते हैं। हम लोग नेक्स्ट उसमें चल के देखते हैं कि कैसे उसको किया जाएगा। 18 then 19। तो करस्पॉन्डिंग जैसे कि रियल और इमेजनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट को एक साथ ऐड कर दिया जाता है और इमेजनरी पार्ट को एक साथ ऐड कर दिया जाता है। लाइकवाइज रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और इमेजनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है जब भी फेजर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होती है। जैसे यहाँ पर x अगर निकालना है तो x1 प्लस x2 कर दिए, y निकालना है तो y1 प्लस y2, वो उसका रियल हो गया। और फेजर सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग देखते हैं रियल एज वेल एज इमेजनरी। सब्ट्रैक्शन के लिए x1 माइनस x2 हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा सिंपली। तो ये आपके पास ये हमारे पास ये आ गया, सॉरी, x1 माइनस x2 प्लस जे y1 माइनस y2। जैसे कि अगर कोई फेजर का हमको वो निकालना था, मान लीजिए कि वी एस इक्वल्स वी वन माइनस वी टू निकालना था, तो इस टाइप से हम उसको कर सकते हैं। v1 और v2 का दोनों का अपना अपना x और y कंपोनेंट, उसके रियल को एक साथ और इमेजनरी को एक साथ तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वैसे ही उसको ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फेजर्स में भी हम देखेंगे, ये v है, i है, v थीटा वन, i थीटा टू। अगर इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना रहेगा, v और i को आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और जो एंगल रहते हैं उसको ऐड कर दिया जाता है जब भी हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों थीटा जो एंगल रहेगा वो ऐड होगा, और वही जब आपको डिवीजन करना है तो उसमें क्या रहेगा, v अपॉन i को तो डिवाइड कर दीजिए, वोल्टेज और करंट, जैसे v और i का डिवीजन चाहिए तो उसके जो मैग्नीट्यूड वाले पार्ट हैं या आरएमएस वैल्यू जो है उसको डिवाइड कर दीजिए, लेकिन एंगल हमेशा क्या होगा, आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर इसका ध्यान रखेंगे तो हमसे ये सारे जो इससे आने वाले जो क्वेश्चंस है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट उसमें हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।